थोड़ा दूर दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप संगठन में प्रदेश स्तर पर काम नहीं कर रहे, सिर्फ ऋषिकेश में ही आप सिर्फ दिखाई दे रहे हैं। तो उस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे और अगर जिम्मेदारी नहीं देंगे तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं। हरक सिंह रावत जी सब लोग नए नए कौन से गानों पर डांस करके ठुमके लगा रहे थे, विधायक ठुमके लगा रहे हैं, तो क्या ये सब ठीक है? इतने गंभीर विषय, उससे पहले कि उनके कार्यकर्ता की मृत्यु होती है उस पर कोई संवेदनाएं वहाँ स्टेज पर नहीं दी गई, ये तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहे थे। कोई था उसमें गाने वाने चल रहे थे, वो एक अलग विषय है कि छात्रों के साथ कभी कभी बुजुर्ग लोग भी उनकी थाल में थाल मिला देते हैं, तो वो एक छोटी सी बात थी। कांग्रेस की जड़ें कितनी मजबूत हो गई हैं? जो कांग्रेस दावा कर रही है कि भाई हम इस बार अपनी सरकार बना लेंगे, तो कैसे संभव है वो? अक्सर ये होता है कि समय बिल्कुल नज़दीक आ जाता है चुनाव का, तब कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारियां करती है। सभी जगह कांग्रेस सजग तरीके से खड़ी है। वहीं विधायक जी ने कहा कि आपको विकास तब दिखेगा जब आप अपने सामने जो टीन का चश्मा लगाए हुए हैं वो हटा देंगे। तो वाकई क्या कांग्रेस के नेताओं ने, विपक्ष ने टीन का चश्मा लगा रखा है कि उन्हें विधायक जी का विकास नहीं दिख रहा है? अगर मैं उनको, आप मुझे कहेंगे कि 100 में से कितने अंक देंगे, तो मैं उनको 20 अंक दूंगा, मुश्किल से 20 अंक भी बहुत मुश्किल से दूंगा। विकास अगर नहीं होते तो जनता मूर्ख थोड़ी है, बेवकूफ थोड़ी है जो मुझे 4 बार जितवाएगी। जो नहीं भी किया उन्होंने, वो भी उन्होंने किया है, और जो धरती पर नहीं भी है वो उसको भी कह रहे हैं कि ये सब हो चुका है। तो अब इसका कोई इलाज नहीं है। तो अब वो टीन का चश्मा हमने पहना है, उन्होंने पहना है, ये तो वही जाने। तो अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी विधानसभा हार जाए तो आप समझ जाइए कि लहर किधर है और जनता क्या चाह रही है। क्या ये सही है कि जिसको दो बार मौके मिलने, उसको दोबारा मौका मिलना नहीं चाहिए? जो जिसको नहीं मिला उसको दोबारा दूसरी बार मौका मिलना चाहिए, एक बार जिसको मिला है? हो सकता है आदमी एक बार में अच्छा परफॉर्मेंस कर दे, हो सकता है 2 बार में भी ना करे, हो सकता है 3 बार में भी ना करे। अब प्रेमचंद जी तो घर में बैठे बैठे बगैर विकास किए ही 4 बार बन गए। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र में। 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक दावेदार अपने चुनावी बिगुल को बजा चुके हैं। खासकर हम बात करेंगे ऋषिकेश विधानसभा के साथ साथ प्रदेश स्तर की भी, क्योंकि आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जिसका नाम है कौन बनेगा जनप्रतिनिधि। और आज के हमारे जो मेहमान हैं बड़े ही खास हैं। खास करके ऋषिकेश विधानसभा के हर मुद्दे को और प्रदेश स्तर पर युवाओं की हर आवाज को लगातार संगठनात्मक तरीके से उठाने वाले, कांग्रेस की जड़ों को मजबूत करने वाले, हर समस्या के साथ जनता के साथ खड़े होकर उनकी आवाज बनने वाले कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, प्रदेश स्तर पर लगातार नेतृत्व को कमान संभालने वाले राजपाल खरोला जी, नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ जी। राजपाल जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि इस बार अगर मैं बात करूं प्रदेश स्तर पर, कांग्रेस की जड़ें कितनी मजबूत हो गई? जो कांग्रेस दावा कर रही है कि भाई हम इस बार अपनी सरकार बना लेंगे, तो कैसे संभव है वो, जहां भाजपा कह रही कि इस बार भाजपा हैट्रिक मारने वाली है? देखिए, मैं समझता हूं कि इस बार कांग्रेस पार्टी ने, जो हाईकमान है जो दिल्ली में है हमारा, उन्होंने कुछ चीज़ें समय से पहले निर्धारित करी है कि हमको तैयारी समय से पहले करनी चाहिए। बिल्कुल अक्सर ये होता है कि समय बिल्कुल नज़दीक आ जाता है चुनाव का, तब कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारियां करती है। अभी हमने, आप सब लोगों ने देखा कि पिछले 3-4 महीने पूर्व हमने हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के नेता प्रीतम सिंह जी और हरक सिंह रावत जी, गणेश गोदयाल जी, करण महाराज जी, यशपाल आर्य जी, हरीश रावत जी, इन सबको लेकर के राहुल गांधी जी ने भी बैठक करी और हमारे संगठन के महासचिव केसी वेणुगोपाल जी ने भी बैठक करी, जिसमें हमारी प्रदेश की प्रभारी शैलजा जी और दोनों सह प्रभारी हमारे उपस्थित थे। और उन सब लोगों ने मिलकर के ये तय किया कि इस बार आप 5-7 लोगों को ये पूरा मुहिम आगे लेकर के जानी है। और बिफोर टाइम हमने प्रीतम सिंह जी को और हरक सिंह रावत जी को कमान भी दी है इस चीज़ के लिए। दोनों को संगठन में एक जिम्मेदारी दी है कि भाई आप अभी से इस काम को शुरू करिए। और मैं समझता हूँ कि उसका परिणाम अच्छा निकला। प्रदेश के जितने भी वरिष्ठ नेता थे उनको राहुल जी ने भी दिशा निर्देश दिया, और केसी वेणुगोपाल जी ने, शैलजा जी ने, सभी ने ये बात उनसे करी कि अब आप समय ख़राब ना करते हुए बहुत तेज़ गति से इस कार्य को आगे ले जाना है। और मैं समझता हूँ कि इसका प्रभाव पूरे प्रदेश में पड़ा और सभी जगह कांग्रेस सजग तरीके से खड़ी है और पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। और निश्चित तौर पर
कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, अगर हम बात करें कि ऋषिकेश विधानसभा का भी माहौल काफ़ी गर्म है। अक्सर मैं देख रहा हूँ कि विधायक जी कार्यकाल को लेकर के जो कांग्रेस विपक्ष है वो एक मुद्दा उठाए हुए कि भाई हमको विकास नहीं दिख रहा है, कहाँ है विकास, कोई मील का पत्थर दिखा दे हमको। और वहीं विधायक जी ने कहा कि आपको विकास तब दिखेगा जब आप अपने सामने जो टीन का चश्मा लगाए हुए हैं वो हटा देंगे। तो वाकई क्या कांग्रेस के नेताओं ने, विपक्ष ने टीन का चश्मा लगा रखा है कि उन्हें विधायक जी का विकास नहीं दिख रहा है? देखिए, विधायक जी का विकास तो एक दिन आप उनका इंटरव्यू लीजिए और उन्हीं से पूछिए कि क्या क्या विकास उन्होंने किया है। मैं समझता हूँ कि 4 बार लगातार जीतना बहुत बड़ी बात है, और जो व्यक्ति 4 बार जीत जाए तो वो धरातल पर बहुत सारी योजनाओं को लेकर के आ सकता है। तो मैं समझता हूँ कि जितनी योजनाएं वो ला सकते थे ऋषिकेश के लिए, वो मैं समझता हूँ कि उनमें से अगर मैं उनको, आप मुझे कहेंगे कि 100 में से कितने अंक देंगे, तो मैं उनको 20 अंक दूंगा, मुश्किल से 20 अंक भी बहुत मुश्किल से दूंगा। 80% काम ऐसे हैं जो छूट गए, जो होने चाहिए थे। तो मैं समझता हूँ कि उनको विकास कार्य के नाम पर वोट मिलता भी नहीं है, उनको किसी और के नाम का वोट मिलता है। मैंने पिछले इंटरव्यू में भी ये बात कही थी कि उनको तो मोदी जी और योगी जी के नाम का वोट ले रहे हैं, विकास के नाम का उनको वोट मिलता भी नहीं है, और इसलिए वो विकास कार्य करते भी नहीं है। पर उन्होंने ये कहा था, जब मैंने उनसे यही सवाल आपसे जो पूछा, मैंने उनसे यही पूछा इंटरव्यू में उनसे कि मैंने कहा भाई सर, लोग कह रहे हैं कि विपक्ष के नेता कि भाई आपकी जो जीत होती है पिछले 4 बार से जो आप विधायक बन रहे हैं वो कभी कभी मोदी की लहर से, कभी योगी की लहर से, कभी किसी की लहर से बन रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, विकास अगर नहीं होते तो जनता मूर्ख थोड़ी है, बेवकूफ़ थोड़ी है जो मुझे 4 बार जितवाएगी, जितवा रही तभी तो कहीं ना कहीं मैं विकास कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं, जो आप खड़े हैं जिस जगह पर, ये आस्था पथ ये मैंने बनवाया है। आस्था पथ इतना भव्य तरीके से, मरीन ड्राइव जिसे कहा गया है, इतना भव्य विकास किया मैंने, और त्रिवेणी घाट पर विकास करा रहा हूँ। जो इतना बड़ा कचरे का पहाड़ था ऋषिकेश की सबसे बड़ी समस्या, उसको निस्तारण करवा दिया मैंने, और कितना विकास चाहिए? तो विकास तो हो रहे हैं, फिर यही तो सबसे बड़ा सवाल है। ये कचरे का ढेर तो पहले 5 साल में हटना था। आस्था पथ उनके यहाँ पर आने से पहले बन चुका था। जब यहाँ सरकार पहली उत्तराखंड में नारायण तिवारी जी की बनी, उस टाइम सूरवीर सिंह सजवान जी कांग्रेस के विधायक यहाँ पर थे और वो सिंचाई मंत्री थे, तो उनके कार्यकाल में बना। मैं समझता हूँ कि उनको जो काम करने चाहिए थे, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि रेलवे फाटक जो श्यामपुर वाले हैं वहाँ पे फ्लाईओवर बनने थे, वो नहीं बन पाए, और संजय झील बननी थी, वो नहीं बन पाई। त्रिवेणी घाट पर अविरल धारा गंगा की आनी चाहिए थी, वो नहीं आ पाई। चंद्रभागा नदी पर 1 वे ट्रैफिक के लिए पुल बनने थे, वो नहीं बन पाए। तो बहुत सारे ऐसे काम थे। कोई मिनी स्टेडियम नहीं बना, कोई ग्रामीण क्षेत्र में कोई हॉस्पिटल नहीं बना, कोई नया इंटर कॉलेज नहीं बना, कोई नया हाई स्कूल नहीं बना गवर्नमेंट का, और हाई स्कूल इंटर कॉलेज छोड़ी कोई प्राइमरी स्कूल भी नहीं बना गवर्नमेंट का। तो अगर आप विकास की बात करेंगे तो वो बहुत दूर दूर ढूंढने से भी नहीं मिल रहा है। अब वो अपने मन में खुश हैं कि भाई ये सारा काम जो नहीं भी किया उन्होंने, वो भी उन्होंने किया है, और जो धरती पर नहीं भी है वो उसको भी कह रहे हैं कि ये सब हो चुका है। तो अब इसका कोई इलाज नहीं है। तो अब वो टीन का चश्मा हमने पहना है, उन्होंने पहना है, ये तो वही जाने। लेकिन जो वो कह रहे हैं कि लोग पागल थोड़ी हैं कि वोट दे रहे हैं, तो हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि लोग अंधभक्त हो रखे हैं, अंधभक्त वोट दे रहे हैं। हम तो पहले से कह रहे हैं, कोई आज से थोड़ी कह रहे हैं। लोगों ने जो पट्टियां बांध रखी है आंखों पर, वो दिल्ली के जंतर मंतर पर लोगों की पट्टियां खुलनी शुरू हुई है। तो अब दिल्ली के जंतर मंतर से वो बिहार भी पहुंची, वो महाराष्ट्र भी पहुंची, वो राजस्थान भी पहुंची, वो सब जगह पहुंच रही है। तो धीरे धीरे वो पट्टियां खुल रही है, और देश की जनता, नौजवान देख रहा है कि अब परिवर्तन करना है। अगर ये बात नहीं होती तो नितिन नवीन जी जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो अपनी विधानसभा हार गए। तो अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी विधानसभा हार जाए तो आप समझ जाइए कि लहर किधर है और जनता क्या चाह रही है। और जिनको हम अंधभक्त कहते थे कि भैया इन पट्टियों को हटाओ, वो पट्टियां हटनी शुरू हो गई और उसका परिणाम आने शुरू हो गए। अच्छा, लेकिन जैसे जनता जो आपने बात करी चाह रही है, कांग्रेस के स्तर पर अगर हम बात कर रहे हैं तो अभी राहुल गांधी जी का दौरा भी था देहरादून में, छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया गया था। उससे पहले वो पंतनगर भी आ रहे थे, पर वो किसी कारणवश नहीं आ पाए थे। तो भाजपा वालों ने खुल करके कहा कि आप देखिए, छात्रों की गूंज जो कार्यक्रम किया गया, पेपर लीक और तमाम विषयों को गंभीर समय में गंभीर विषय को लेकर किया गया, लेकिन वहाँ पर हो क्या रहा था? वहाँ पर राहुल गांधी जी ने ना ही चुनावी मुद्दों की बात करी कि भाई उत्तराखंड कैसे साधेंगे, या पेपर लीक की कोई बहुत ज़्यादा बातचीत करी। वहाँ पर तो जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के लोग थे, चाहे वो गणेश गोदियाल जी हों, प्रीतम सिंह जी हों, या करण मेहरा जी हों, हरक सिंह रावत जी हों, सब लोग नए नए कौन कौन से गानों पर डांस करके ठुमके लगा रहे थे, विधायक ठुमके लगा रहे हैं।
तो क्या ये सब ठीक है? इतने गंभीर विषय, उससे पहले कि उनके कार्यकर्ता की मृत्यु होती है, उस पर कोई संवेदनाएं वहां स्टेज पर नहीं दी गई, ये तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहे थे। तो राहुल गांधी जी फिर कैसे जो है उत्तराखंड की स्थिति को मजबूत करेंगे? देखिए, संवेदना प्रकट करने की जहाँ तक बात है, हमारे एक वरिष्ठ साथी कांग्रेस के एक दुर्घटना वहाँ पर हुई जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। तो सबसे पहले राहुल गांधी जी जब एयरपोर्ट पे आए तो वहाँ से सीधे वो हमारे उस व्यक्ति के जिनका देहांत हुआ था उनके परिवारजनों से मिलने के लिए उनके घर पर गए। और ये संवेदना ही प्रकट करने का एक तरीका होता है कि उनके परिवार से मिल के आए, उनके साथ बैठे, उनसे बात करी, सारे काम छोड़ करके सबसे पहले वहाँ गए, क्योंकि वो अचानक घटना हुई थी, उससे पहले वो प्रोग्राम में नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा पहले मुझे वहाँ जाना है, तो वो वहाँ गए, तो ये संवेदनाएं प्रकट करी। और मैं समझता हूँ उसके बाद जो वरिष्ठ नेताओं से बैठक करनी थी वो बैठकें हुई, उसके भी 2-3 दौर वहीं देहरादून में हुए। शाम को रात में जा करके वो कार्यक्रम था 7-8 बजे के लगभग, और वहाँ पर राहुल जी के आने से पहले, क्योंकि वो छात्रों का ही एक कार्यक्रम था, उसमें कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था, वो पहले से तय था। राहुल जी ने साफ कहा था कि ना तो हमारा झंडा होगा ना हमारा बैनर होगा कांग्रेस पार्टी का, वो विशुद्ध रूप से छात्रों से इंटरेक्शन होगा। और वो छात्र जिनके साथ घटनाएं घटी है वो अपने एक्सपीरियंस वहाँ पर बताएंगे, जिन परिवारों के साथ घटना घटी है, जिनके यहाँ सुसाइड हुई है, वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। और उससे पहले, क्योंकि वो पहले से तय कुछ कार्यक्रम था, एक इवेंट कोई था, उसमें गाने वाने चल रहे थे, वो एक अलग विषय है कि छात्रों के साथ कभी कभी बुजुर्ग लोग भी उनकी थाल में थाल मिला देते हैं, तो एक छोटी सी बात थी। लेकिन जो उसका थीम था, छात्रों की गूंज, जो नाम ही है उसका, वो उसका स्पष्ट जो एक संदेश था वो ये था कि छात्रों से इंटरेक्शन करना है, उनकी बात सुननी है, उनको अपनी बात बतानी है। और उस पूरे कार्यक्रम में आपने देखा होगा जब राहुल गांधी जी मंच पर आए तो पीछे एक स्क्रीन चल रही थी, और उसमें वो बार बार बता रहे थे स्क्रीन देख करके कि ये घटना ऐसी हुई, ऐसी हुई, ऐसी हुई, ये नौकरियां ऐसे बिकती है, ऐसे बिकती है, ऐसे बिकती है, पेपर लीक ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो एक ब्रीफ करके उन्होंने छात्रों को भी बात बताई, और उन परिवारों से इंटरेक्शन बच्चों का भी कराया और सब लोगों का कराया। तो उसमें कहीं पर भी कांग्रेस का कोई इंटरेक्शन ऐसा नहीं था और ना कोई कांग्रेस का रोल था, वो विशुद्ध रूप से छात्रों से मिलने का एक कार्यक्रम है। अच्छा, एक इसमें सवाल अब मैं ये भी पूछूंगा, जैसे आप जो हैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में कांग्रेस के, इससे पहले आप लगातार युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और तमाम बड़े बड़े पदों पर कांग्रेस संगठन में रहे हैं। अगर हम बात करें आपकी स्थिति मजबूती की, तो मैं देखता हूं कि अक्सर 2 बार आपको उम्मीदवारी भी मिल चुकी है ऋषिकेश विधानसभा से। ऋषिकेश में आप ज्यादा दिखते हैं प्रदेश स्तर के, लेकिन आपका कद जो है शुरुआत से धीरे धीरे प्रदेश स्तर का आपका इतना बड़ा कद हो गया, उसके बावजूद भी आप प्रदेश की संगठन को मजबूत करने से थोड़ा दूर दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप संगठन में प्रदेश स्तर पर काम नहीं कर, सिर्फ ऋषिकेश में ही आप सिर्फ दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि आप तो इतने वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हैं प्रदेश स्तर पर और लगातार संगठन के लिए इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं, पर आपकी भूमिका प्रदेश स्तर की दी गई, तब भी आप प्रदेश में इतने मजबूती से दिख ही नहीं रहे कहीं भी? देखिए, मैं ठीक कहा आपने, मैं प्रदेश का अध्यक्ष रहा यूथ कांग्रेस का 6 साल। उसके बाद मैं प्रदेश का महामंत्री रहा, लगातार 3 बार रहा, और अभी जब तक नई कमेटी नहीं आती है तब तक मैं प्रदेश का वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हूँ। और मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड का कोई भी कांग्रेस का बड़ा नेता ऐसा नहीं है जिसके साथ मुझे काम करने का सौभाग्य नहीं मिला। वो पहले अध्यक्ष हरीश रावत जी रहे हों, यशपाल आर्य जी रहे हों, प्रीतम सिंह जी रहे हों, किशोर उपाध्याय जी रहे हों, और गोदयाल जी रहे हों, करण मेहरा जी रहे हों, जितने भी नेता रहे प्रदेश के अध्यक्ष, और पहले मुख्यमंत्री हमारे एनडी तिवारी जी से लेकर के विजय बहुगुणा जी, हरीश रावत जी फिर मुख्यमंत्री रहे, सबके साथ काम करने का अवसर मिला। और एक्चुअली में होता क्या है कि प्रदेश के अध्यक्ष अपने हिसाब से जिम्मेदारियों को बांटने का काम करते हैं। तो जब जब हमें जिम्मेदारियां मिली, मैं अपनी मर्जी से तो प्रदेश में नहीं जा सकता हूं, जब जब जिम्मेदारियां मिली है, मैं कई जिलों का प्रभारी भी रहा हूं और कई जिलों में संगठनात्मक काम भी किया है। कभी इलेक्शन में ड्यूटियां भी लगी है, कभी लोकसभा में लगी, कभी विधानसभा में लगी, बहुत तरह की काम किए। और उत्तराखंड में ही नहीं, मैंने पंजाब में काम किया, मैंने हरियाणा में काम किया, मैंने तेलंगाना में काम किया, मैंने उत्तर प्रदेश में काम किया, मैंने महाराष्ट्र में काम किया, मैंने राजस्थान में काम किया। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के आधे से ज़्यादा राज्यों में मेरी ड्यूटियाँ लगी है, और अभी भी उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक कार्य है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ों में जाना होता है। लेकिन जब जिम्मेदारी संगठन देता है तब जिम्मेदारी का निर्वहन होता है। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को तय करना है, प्रदेश के नेतृत्व को तय करना है कि किसको क्या जिम्मेदारी देनी है।
किससे क्या, किसकी उपयोगिता का हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, किसके अंदर क्या उपयोगिता है जिसका हमें अधिक से अधिक इस्तेमाल करना है और उससे संगठन को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। तो ये संगठन के अध्यक्ष को, हमारे प्रभारी जी को, हमारे सह प्रभारियों को, इन तमाम लोगों को देखना है कि किससे हमको क्या, किसकी उपयोगिता को कहाँ पर यूज़ करना है। तो जब तक हमारे को कोई काम नहीं दिया जाता है तब तक हम अपने ऋषिकेश, क्योंकि हमारा गृह क्षेत्र भी है और विधानसभा का क्षेत्र भी है, तो हम यहाँ पर टाइम देते हैं। लेकिन जिस दिन भी हमारा उपयोग कहीं और करना होगा उस दिन हम उपयोग के लिए वहाँ तत्पर रहेंगे। पर कई लोग तो ये भी कह रहे हैं ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र में ही कि भाई राजपाल खरोला जी को मौका दिया जाए तो बढ़िया रहेगा, एक बार पुनः उनको मौका मिले तो हो सकता है कि ऋषिकेश विधानसभा की सीट वापस कांग्रेस की झोली में डालने का काम किया जाए। ऐसा भी तो है, फिर इसमें कंफ्यूजन थोड़ा सा नहीं होगा कि लोग कह रहे हैं कि भाई आपको ऋषिकेश में ही मौका दिया जाए और संगठन के तौर पर देखें तो आपका प्रदेश स्तर का इतना बड़ा कद हो गया है कि आपको नई जिम्मेदारी दी जाए जिससे आप प्रदेश की स्तर की मजबूती करें, तो फिर कैसे संभव होगी दोनों चीजें? देखिए, अभी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी, वो भी विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में भी घूम रहे हैं। यशपाल आर्य जी भी हैं, प्रीतम सिंह जी भी हैं, हरक सिंह जी भी है। इन सबको संगठन ने कुछ जिम्मेदारियां दे रखी है प्रदेश स्तर पर, हरीश रावत जी को, और ये अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में भी काम कर रहे हैं। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है कि मैं ऋषिकेश विधानसभा को ही देखूंगा या प्रदेश को देखूंगा। दोनों चीज़ें होती है। हमें प्रदेश में जिम्मेदारी मिलती है, हम वहाँ भी जाते हैं, हमें विधानसभा में काम करना है, हम यहाँ भी करते हैं। तो जिम्मेदारियाँ सारी निभानी पड़ती है, बशर्ते कि जिम्मेदारी देनी वाले जिम्मेदारी दें, तो उस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। और अगर जिम्मेदारी नहीं देंगे तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं। एक अब अंतिम सवाल मेरा ये रहेगा कि जैसे कि कांग्रेस की अगर हम ऋषिकेश विधानसभा जड़ों की बात करें तो आप एक वरिष्ठ दावेदार भी हैं और 2 बार से आपको उम्मीदवारी भी मिली है, और भी इससे पहले सजवाण जी भी रहे हैं, जयेंद्र रमोला जी भी रहे हैं। तो कई लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई सबको 2 बार मौके मिल गए, इस बार मुझे भी मौका मिलना चाहिए जिससे मैं भी 2 बार अपनी भूमिका निभा पाऊँ। तो क्या ये सही है कि जिसको 2 बार मौके मिलने उसको दोबारा मौका मिलना नहीं चाहिए, जो जिसको नहीं मिला उसको दोबारा दूसरी बार मौका मिलना चाहिए एक बार जिसको मिला है? देखिए, ये तो मुझे तय नहीं करना है कि 1 बार और 2 बार और 3 बार, ये तो मुझे नहीं तय करना है। मैं भी 3 बार लगातार लड़ना चाहता था, तो ये तो तय हाईकमान को करना है। और जो सर्वे होते हैं, कई तरह के सर्वे होते हैं, उसमें क्या रिपोर्ट निकल करके आती है, हो सकता है आदमी 1 बार में अच्छा परफॉर्मेंस कर दे, हो सकता है 2 बार में भी ना करे, हो सकता है 3 बार में भी ना करे। अब प्रेमचंद जी तो घर में बैठे बैठे बगैर विकास किए ही 4 बार बन गए। तो कभी कभी भाग्य भी होता है कि भाग्य आपका क्या कर रहा है, और उस भाग्य के आधार पर बहुत सारी चीज़ें तय होती है। मैं तो बहुत संतुष्ट व्यक्ति हूँ, मेरे को पार्टी ने 2 बार जिम्मेदारी दी, मैंने निभाई। आगे जिम्मेदारी देगी तो निभाएंगे, जो भी जिम्मेदारी देगी पार्टी हम निभाएंगे। तो ये मैं नहीं तय करूंगा कि किसको कितनी बार टिकट मिलेगा, ये तो पार्टी हाईकमान तय करेगी। और मैं तो ईश्वर से यही कामना करता हूं कि कांग्रेस जीते और सरकार बने। जो पिछली बार भी मैं बार बार कह रहा था कि किसी तरीके से प्रत्याशी ऐसे आए कि कांग्रेस की विधायक बहुमत में आए और सरकार बने। जब कांग्रेस के विधायक बहुमत में आएंगे, 36 का आंकड़ा पार करेंगे, तभी सरकार बनेगी। तो मेरी तो यही उम्मीद है ईश्वर से कि भाई इस बार 36 से ऊपर जाएं। अच्छा, जैसे सजवाण जी जो आपके वरिष्ठ मंत्री भी रहे हैं, पूर्व मंत्री यहाँ से ऋषिकेश, और विधायक भी रहे हैं, तो कई बार एक आपसी कलेवी कई बार दिखाई दे जाती है ऋषिकेश विधानसभा में। जैसे कि मान लीजिए किसी को टिकट हो रहा है तो सजवाण जी कह देते हैं कि कभी मैं 5 विधानसभाओं से चुनाव लड़ूंगा, मैं ऋषिकेश से भी लड़ूंगा, मैं डोईवाला से भी लड़ूंगा, या मैं हर जगह दावेदारी कर रहे हैं। तो इससे क्या जो मूलतः जो युवा कार्यकर्ता है, जैसे कि आप रहे, या मान लीजिए जयेंद्र रमोला जी, या कोई और मान लीजिए दावेदारी कर रहा है, तो इनको हताशा नहीं होगी? या कहीं ना कहीं ये जो चाह रहे कांग्रेस की संगठन जो मजबूत करना चाह रहे कांग्रेस को, वो कहीं ना कहीं से टूटेगा नहीं? क्योंकि जब इतने वरिष्ठ नेता कह देते हैं कि मैं 5 जगहों से दावेदारी कर रहा हूं और फिर वो ऋषिकेश का भी समीकरण बिगाड़ रहे हैं, कभी डोईवाला का भी बिगाड़ रहे हैं, तो क्या इससे नुकसान नहीं होगा फिर कांग्रेस पार्टी को? मुझे इस बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि वो 5 जगह से टिकट मांग रहे हैं। मेरे पास तो ऐसी कोई जानकारी है नहीं। मेरे से तो जो उनकी बात भी हुई और जो मुझे सुनने को भी मिलता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बात तो नहीं होती है, लेकिन जब कभी पार्टी के कार्यक्रमों में मिलते हैं तो ही बात हो पाती है। तो जो मेरे से बात हुई है और जो लोगों से भी सुनने को मिलता है वो ये मिलता है कि मैं ऋषिकेश से विधायक रहा हूँ और मैं दावेदारी कर रहा हूँ। तो उसमें हमें बुरा भी कोई नहीं लगता कि ठीक है भाई, वो ऋषिकेश से दावेदार हैं तो हैं, और वो क्या कोई भी दावेदारी कर सकता है। खाली 3 ही लोगों की बात नहीं है। पूर्व चेयरमैन दीप शर्मा भी हैं, वो बीच में उनका नाम भी आया था कि वो भी कर रहे हैं, और उधर से हमारे बहुत सीनियर नेता हैं, डॉक्टर KS राणा और भगवती सेमवाल जी हैं और जय सिंह रावत जी हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो दावेदारी कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि पार्टी अपने स्तर पर सर्वे जो कराती है वो इस आधार पर नहीं कराती है कि मैं कह रहा हूँ मैं दावेदार हूँ,
इसलिए मैं दावेदार हूँ, वो उनको भी कंसिडर करती है जो नहीं कह रहे हैं कि दावेदार हूँ, लेकिन हो सकता है वो ज़्यादा बेस्ट हो। तो ये पार्टी अपने स्तर पे काम करती है, अपने स्तर पे सर्वे कराती है, और मैं समझता हूँ कि ऐसे ही व्यक्ति को टिकट भी मिलना चाहिए जो नॉन कंट्रोवर्शियल हो, जो सबकी बात सुनता हो, सबसे व्यवहार कुशल हो, और जो जीत के सबसे ज़्यादा नज़दीक हो, उसी को पार्टी को टिकट देना चाहिए। दर्शकों, ये थे हमारे साथ में राजपाल खरोला जी, जिन्होंने अपनी बात को बड़ी बेबाकी से रखा। उन्होंने बताया कि इस बार जो परिवर्तन है प्रदेश स्तर पर, कांग्रेस किस तरह परिवर्तन लाएगी और कांग्रेस की जड़ों को मजबूत करने के लिए एक एक कार्यकर्ता जो है जमीनी स्तर पर काम कर रहा है। उनकी भूमिका क्या रहेगी, क्या वो ऋषिकेश विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे या फिर प्रदेश स्तर पर कोई बड़ा भूमिका उन्हें मिलेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर हाँ, आप क्या कुछ सोचते हैं इस तमाम विषय को लेकर, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इस तरह की और भी तमाम खबरों को, ग्राउंड रिपोर्ट्स और इंटरव्यूज को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।